एक ईमानदार आदमी कन्फ्यूशियस की कहानी। यह कहानी उसके जीवन की घटनाओं पर आधारित है। बहुत वर्षों पहले की बात है। कन्फ्यूशियस नाम का एक छोटा बालक अपने माता पिता के साथ चीन के देश लू प्रांत में रहता था। अन्य बच्चों की तरह ही कन्फ्यूशियस को खेलना, नाचना, गाने गाना और हंसना इतना अच्छा लगता था। उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता था। उसके माता पिता को लगता था कि कन्फ्यूशियस एक विलक्षण बालक है, लेकिन इसमें कोई अचरज बात नहीं। हर माता पिता को अक्सर ही यह बात सोचते हैं कि उनका बच्चा कुछ खास है, लेकिन उसके पिता जिस प्रकार उससे बातचीत करते वह अवश्य आश्चर्यजनक था। कन्फ्यूशियस केवल 3 वर्ष का था जब उसके पिता ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया। कन्फ्यूशियस जाकर पिता के निकट खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा, मुझे विश्वास है कि बड़े होकर तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति बनोगे और अपनी समझदारी के द्वारा बहुत से लोगों की सहायता करोगे। उसके पिता यह देख रहे थे कि कन्फ्यूशियस को कुछ समझ नहीं आया और वे मुस्कुराए। तुम अभी बहुत छोटे हो, उन्होंने कहा, लेकिन जब तुम मेरी बात पर गंभीरता से सोचोगे तब तुम्हें समझ आएगा। कन्फ्यूशियस ने इस बारे में सोचा और निश्चय किया कि जब वह कुछ बड़ा हो जाएगा अपने पिता से बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से समझेगा। लेकिन वह ऐसा कर पाता इसके पहले ही उसके पिता बीमार पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है, उसने अपनी माँ से कहा, और मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं बड़ा होकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बनूंगा। कन्फ्यूशियस ने कहा, शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वे तुमसे बहुत प्रेम करते थे, माँ ने कहा, और शायद उन्हें लगता था कि यदि तुम इस बात पर विश्वास कर लोगे तो इसे सच भी कर दिखाओगे। लेकिन मैं भला इसे कैसे सच कर सकता हूँ? नन्हे कन्फ्यूशियस ने पूछा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि बुद्धिमान व्यक्ति होने का अर्थ क्या है। कन्फ्यूशियस बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा और फिर अचानक कुछ हुआ। अचानक उसे लगा कि उसके वृद्ध पिता जैसे जादुई रूप में उसकी आंखों के सामने आ खड़े हुए। वह एकदम छोटे थे, केवल 6 इंच ऊंचे। मेरे नन्हे दोस्त, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, उस छोटे आदमी ने कहा। कन्फ्यूशियस हंसने लगा। उसे अच्छी तरह पता था कि 6 इंच ऊंचे इंसान असल जिंदगी में नहीं हुआ करते। इस छोटे व्यक्ति को उसकी अपनी कल्पना ने ही जन्म दिया है, लेकिन कन्फ्यूशियस बुद्धिमत्ता की गुत्थी में उलझा हुआ था और इस विषय में किसी से वार्तालाप करने का विचार उसे अच्छा लगा। फिर भला वह वार्तालाप स्वयं से क्यों ना हो। हेलो नन्हे बुजुर्ग, कन्फ्यूशियस ने कहा। तुम मुझे साधु कहकर बुला सकते हो, छोटे आदमी ने कहा। साधु? कन्फ्यूशियस ने जवाब दिया, बड़ा अजीब सा नाम है। नहीं नहीं, छोटे आदमी ने कहा, बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों को अक्सर साधु कहकर बुलाया जाता है और मैं वास्तव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। कन्फ्यूशियस की आंखों में चमक आ गई। तुम बुद्धिमान हो? अति उत्तम। क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो कि बुद्धिमान कैसे बना जाता है? उससे भी अच्छा मेरे दोस्त, छोटा आदमी बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा जिससे तुम खुद ही सीख सकोगे। मैं तैयार हूं, कन्फ्यूशियस बोला। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? पढ़ते रहना एक बहुत अच्छा तरीका है बुद्धिमान बनने का, साधु ने कहा। लेकिन सारी बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं मिलती। तुम दूसरे लोगों को देख और सुनकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो। यह समझने की कोशिश करो कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं
अगर लोग तुम्हें ना भी बताएं, उन्हें ध्यान पूर्वक देखने से तुम जान सकते हो कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने साधु की सीख पर अमल किया और उसने पाया कि वाकई वह औरों को देखने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकता है। शायद मैं बुद्धिमान बनने की राह पर कुछ प्रगति कर रहा हूँ, कन्फ्यूशियस ने सोचा। प्रारंभ में तुम्हें वह सीखना होगा जो औरों को पहले ही पता है, साधु ने कहा। ऐसा तुम अच्छी पुस्तकें पढ़कर ही कर सकते हो। कन्फ्यूशियस के समय में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, बांस की पतली खपचियों पर, जिनको चमड़े के तमसे में बांध दिया जाता था। अपने पिता की भविष्यवाणी के अनुरूप कन्फ्यूशियस बुद्धिमान बनने के लिए इतना अधीर था कि वह अपनी पुस्तकों को बार बार पढ़ता। बेचारी माँ उन किताबों के घिसे हुए तमसों को बार बार बदलती रहती। कन्फ्यूशियस अपनी उम्र के अन्य बच्चों के मुकाबले बुद्धिमान अवश्य था, लेकिन उसके पास धन बहुत कम था। उसने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था और सबसे पहला काम जो उसे मिला वह था जानवरों की देखभाल करना। तुम इस काम में बहुत अच्छे हो, एक दिन साधु ने कहा। जब कन्फ्यूशियस कुछ समय यह काम कर चुका था, सभी जानवर कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और उनकी संख्या में कितनी बढ़त हुई है जब से तुमने उनकी देखभाल शुरू की है। तुम इतना अच्छा कैसे कर लेते हो मेरे नन्हे दोस्त? बड़ी आसानी से, कन्फ्यूशियस ने कहा। मैं जानवरों को समय पर भोजन देता हूँ, उनके साथ दौड़ता हूँ, भागता हूँ और उनकी देखभाल ठीक वैसे ही करता हूँ जैसे कि मैं अपने लिए चाहता हूँ अगर मैं स्वयं भी जानवर होता। जानवरों के झुंड में यह बदलाव केवल साधु को दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं था। जानवरों का मालिक कन्फ्यूशियस के काम से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कन्फ्यूशियस को और बड़ी जिम्मेदारी दे दी। अब तुम अनाज को तौलकर बोरियों में भरो, उसने कन्फ्यूशियस से कहा, और फिर ये बोरियां शहर के लोगों को बेचने का काम करो। तुम अपने लिए कुछ अधिक पैसे बना सकते हो। बाजार में अनाज बेचने वाले एक अन्य आदमी ने उससे कहा, बस बोरियों में अनाज भरते समय थोड़ा कम तोला करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह तो बेईमानी होगी, कन्फ्यूशियस ने कहा। जब मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मेरे साथ बेईमानी करें, तो मैं दूसरों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जो लोग उसके पास अनाज खरीदने आते, वे कहते, यह नन्हा कन्फ्यूशियस बहुत ईमानदार है। वह हमसे जितना मूल्य लेता है उतना ही अनाज देता है। ईमानदार व्यक्ति तो मेरे लिए बहुत काम का है, एक नज़दीकी दुकानदार ने कहा, और उसने कन्फ्यूशियस को अपनी दुकान में काम काज संभालने का प्रस्ताव दिया। यह तो बहुत अच्छा है, कन्फ्यूशियस ने साधु से कहा। इस प्रकार मैं बहुत से लोगों को देख सुन सकूंगा और अधिक सीख सकूंगा। बिल्कुल ठीक, साधु ने कहा, लेकिन यह मत भूलना कि दूसरे लोग भी तुम्हें देख रहे होंगे। कन्फ्यूशियस यह बात बिल्कुल नहीं भूला। वह गाहकों के साथ वैसा ही बर्ताव करता जैसा वह स्वयं के लिए चाहता है और हमेशा उन्हें पूरे पैसे वापस करता। वह बड़ा ईमानदार इंसान है, लोग कहते, और वह बुद्धिमान भी है। जब उसे दुकान में और काम नहीं होता तो वह पुस्तक पढ़ता रहता था। इस नन्हे से इंसान को बहुत कुछ पता है। कन्फ्यूशियस की ख्याति बढ़ती ही गई और फिर एक दिन एक धनी व्यक्ति उसकी दुकान में आया और उसने कन्फ्यूशियस से अपने बेटे को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी ईमानदारी और बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र भी वह सब सीखे जो तुम्हें आता है। आपको क्या लगता है कन्फ्यूशियस ने इस बात का क्या उत्तर दिया होगा? निश्चय ही वह शिक्षक बनने के लिए तुरंत तैयार हो गया और वह इतना अच्छा शिक्षक बन गया
कि जल्दी ही उसके पास अनेक छात्र मिल गए। मैं एक स्कूल खोलूँगा, उसने साधु से कहा, लेकिन मैं न्यायोचित कार्य करना चाहता हूँ। मैं केवल धनी लोगों के बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, मैं उन सभी को पढ़ाऊँगा जो पढ़ना चाहते हैं, गरीब के बच्चों को भी। और मेरे पास एक योजना है जिससे मैं यह कर सकूं। फिर कन्फ्यूशियस ने सभी धनी छात्रों के पिताओं के पास गया। आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए अधिक धन देना होगा, उसने कहा। इस प्रकार मैं निर्धन छात्रों को बिना पैसा लिए पढ़ा पाऊंगा। अब आप मुझे ईमानदारी से बतलाएं कि आपके पास कितना धन है, और फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको अपने पुत्र की शिक्षा के लिए कितना पैसा देना होगा। धनवान लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर निर्धन लोगों के बच्चों को शिक्षा की क्या आवश्यकता है, लेकिन वे अवश्य चाहते थे कि उनके अपने बच्चे कन्फ्यूशियस के शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए एक एक करके उन सभी ने कन्फ्यूशियस को बता दिया कि उनके पास कितना पैसा है। निर्धन छात्रों के पिताओं ने भी कन्फ्यूशियस को यह बताया, हालांकि उनमें से कुछ को अपने अति निर्धन होने की बात स्वीकार करने में बड़ी लज्जा महसूस हो रही थी। फिर कन्फ्यूशियस ने हर पिता को बताया कि उसे कितना पैसा देना है, और इस प्रकार स्कूल प्रारंभ हो गया। स्कूल में केवल लड़के ही थे, क्योंकि उन दिनों लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने की इजाज़त नहीं थी। और आपको क्या लगता है, भला कन्फ्यूशियस ने इन छात्रों को सबसे पहला पाठ क्या पढ़ाया होगा? यह पाठ था 2 अंत्य महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। तुम में से कितने लोगों ने सुना था जब तुम्हारे पिताओं ने अपनी संपत्ति के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था? कन्फ्यूशियस ने छात्रों को पूछा। अनेक निर्धन और धनी छात्रों ने अपने हाथ उठा दिए। उस राज्य के शक्तिशाली शासक का पुत्र भी उस कक्षा में था, और उसने भी अपना हाथ उठाया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे पिताओं के लिए क्या करना आवश्यक था? कन्फ्यूशियस ने अपनी शांत आवाज में उनसे पूछा। मेरे साथ ईमानदार होने से पहले उनका किसके साथ ईमानदार होना आवश्यक था? छात्र इस विषय में सोचने लगे, और फिर उनमें से एक ने कहा, उन्हें स्वयं के साथ ईमानदार होना आवश्यक था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, कन्फ्यूशियस प्रसन्न होकर बोला। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा। आखिर यही तो उसका शिक्षा देने का तरीका था, प्रश्न पूछ कर। यदि मैं तुमसे कहूं कि सत्यनिष्ठा पहले आती है और ईमानदारी बाद में, और दोनों ही शब्द का अर्थ सत्य का पालन करना, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? साधु मुस्कुराया, क्योंकि उसे कन्फ्यूशियस के प्रश्न का उत्तर मालूम था। क्या तुम्हें भी पता है वह उत्तर? स्कूल के छात्रों को इस विषय में सोचना पड़ा। कुछ क्षण बाद एक छात्र ने, वही जो लू शासक का पुत्र था, अपना हाथ उठाया। मेरे विचार में सत्यनिष्ठा का अर्थ है स्वयं से सच बोलना, और ईमानदारी का अर्थ है दूसरों से सच बोलना। बिल्कुल ठीक, कन्फ्यूशियस ने प्रसन्न होकर कहा। इन शब्दों का ठीक यही अर्थ है। यदि तुम्हारे पिताओं में से कुछ अपनी संपत्ति के बारे में मुझसे सच नहीं बोलते तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन उन्हें अवश्य यह ज्ञात रहता कि उन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन नहीं किया है, और इस कारण शायद उनका सुख चैन भंग हो जाता। फिर कन्फ्यूशियस ने देखा कि कक्षा में सबसे पीछे बैठे 2 छात्र उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने उनकी ओर तिरछी निगाह से देखा, लेकिन उन्हें डांटा नहीं, ना ही उनसे ऊंची आवाज में बोला, बल्कि बहुत शांति पूर्वक उसने उन छात्रों को कक्षा से चले जाने को कहा। जो कोई भी विद्या ग्रहण करना चाहता है, मैं उसे अवश्य पढ़ाऊंगा, उसने कहा।
लेकिन मैं किसी को अपनी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दोनों छात्र कक्षा से चले गए और इसलिए वह नहीं जान पाए कि उसके बाद क्या हुआ। कन्फ्यूशियस जानता था कि अधिकांश लोग किसी उदाहरण की सहायता से बात को जल्दी समझ पाते हैं, इसलिए वह कक्षा के सम्मुख गया। उसने फुसफुसाकर साधु से कहा, अब यह देखो। फिर उसने एक फूलदान अपने हाथ में पकड़ा जिससे कि सभी छात्र उसे देख सकें। उसने दूसरे हाथ में एक सेब था। सभी छात्रों के सामने उसने वह सेब उस फूलदान में डाल दिया और उसे फर्श पर रख दिया। तुम में से जो भी सेब को फूलदान से बाहर निकाल सकता है, सेब उसी को मिल जाएगा, उसने कहा। एक छात्र जिसे बड़ी भूख लगी थी तेजी से आगे आया। उसने फूलदान के संकरे के मुंह में अपना हाथ डाल दिया। उसने सेब को मुट्ठी के बीच लिया और उसे खींचने लगा, लेकिन बाहर ना निकाल सका। मेरा हाथ फंस गया, वह चिल्लाया। तुम सेब को बाहर नहीं निकाल पाओगे जब तक उसे छोड़ोगे नहीं, कन्फ्यूशियस ने कहा। वह सेब को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में उसे छोड़ना ही पड़ा। अपना हाथ फूलदान से बाहर निकालकर वह भी मुड़ इधर उधर देखने लगा। क्या तुम सेब को फूलदान से बाहर निकालने का कोई उपाय सोच सकते हो? कन्फ्यूशियस ने फूलदान को उल्टा कर दिया। सेब निकलकर उसके हाथ में आ गिरा। सभी छात्र हंसने लगे। यह कितना आसान काम था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। अपने हाथ में पकड़े सेब को ऊपर उठाकर कन्फ्यूशियस ने कहा, किसी चीज को छोड़ पाना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब यह समझ आ जाए कि उस चीज को पकड़ कर रखने के कारण हम जो पाना चाहते हैं उसे पाने में असमर्थ हैं, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो तो उसे बंद कर देना ही अच्छा है। अगर आप स्वयं से या दूसरों के साथ ईमानदार नहीं हैं तो इस बेईमानी को छोड़ देना ही अच्छा है। तब ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। मैंने पहले किसी को इस प्रकार सिखाते हुए नहीं देखा, साधु ने कन्फ्यूशियस के कान में फुसफुसाकर कहा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे विषय में जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित होती दिख रही है। मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही लोग कन्फ्यूशियस को एक कुशल अध्यापक मानने लगे, और वह सभी बच्चे नहीं थे। इनमें से कुछ दूर दराज के जंगलों में रहते थे जहां कोई स्कूल नहीं थे। जब कन्फ्यूशियस को ऐसे लोगों के बारे में पता चलता, वह उनके पास जाता और बुद्धिमानी, नैतिकता और ईमानदारी के विषय में बतलाता। उन दिनों अधिकांश लोग पैदल ही यात्रा करते थे, इसलिए कन्फ्यूशियस भी मीलों पैदल चलता था, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। कन्फ्यूशियस ने तय किया कि वह यात्रा के दौरान भी लोगों को पढ़ाएगा। स्वाभाविक है, जो लोग उसे सीखने के लिए उसके साथ यात्रा पर जाते, वह उसके सेवक कहलाने लगे। कन्फ्यूशियस की यात्रा के मार्ग शांत और सुरक्षित होते थे, लेकिन एक दिन जब वह जा रहा था, उसने करीब के जंगल से जोर से गुर्राने की भयावह आवाजें सुनी। देखो, साधु ने चिल्लाकर कहा। वह एक वृद्ध औरत की ओर इशारा कर रहा था, जो एक नौजवान के मृत शरीर के पास बैठी बिलख बिलख कर रो रही थी। सावधान, उसका एक सेवक चिल्लाया। मैंने अभी अभी एक बाघ को जंगल में जाते देखा है। तुम्हें क्या लगता है फिर क्या हुआ होगा? उसने मेरे बेटे को मार डाला। एक वृद्ध औरत रो रही थी। बाघ ने मेरे बेटे को मार डाला, वह दुख भरे शब्दों में सुबक सुबक कर कह रही थी। ठीक इसी जगह पर एक बाघ ने मेरे पति को भी मार डाला था, और उससे पहले मेरे पिता को भी एक बाघ ने मार डाला था। लेकिन तुम ऐसे स्थान पर रहती ही क्यों हो? कन्फ्यूशियस ने उस महिला से पूछा। तुम्हें उस बाघ के प्रति भय और घृणा नहीं लगती जिसने तुम्हारे प्रियजनों को मार डाला? उस महिला ने हामी भरी। अवश्य मैं बाघ से डरती हूँ, लेकिन मैं कहीं और
चली जाऊं तो उसके बाद क्या होगा, इस बात से मुझे और भी अधिक डर लगता है। कम से कम यहाँ लोग दयालु और ईमानदार हैं। ठीक है, कन्फ्यूशियस ने कहा, और फिर उस महिला के जाने के बाद अपने सेवकों से बोला, जो कुछ तुमने अभी अभी देखा इस विषय में विचार करो और फिर अपने आप से पूछो कि लोग खूंखार पशुओं से अधिक डरते हैं या फिर दुष्ट और बेईमान लोगों से। अधिकांश अच्छे शिक्षकों की तरह कन्फ्यूशियस एक अच्छा विद्यार्थी भी था। इसलिए साधु ने, जो और कोई नहीं कन्फ्यूशियस की अपनी अंतर आत्मा ही था, जब उसे सुझाव दिया कि उसे लोगाई शहर को जाकर वहाँ के प्रसिद्ध पुस्तकालय में अध्ययन करना चाहिए, तो उसने ऐसा ही किया। उन दिनों चीन बहुत से राज्यों में विभाजित था और प्रत्येक राज्य का अलग अलग शासक होता था, जिसे ड्यूक कहा जाता था। कन्फ्यूशियस ने लू के शासक को लियाग जाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि वह लू से बहुत दूर था। शासक ने उसे एक गाड़ी प्रदान की और वह अपने 2 सेवकों को लेकर चल पड़ा। अब तुम चैन से अध्ययन और चिंतन मनन कर सकते हो, साधु ने कहा, और एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। कन्फ्यूशियस ने कई वर्षों तक लोगाए में रहकर अध्ययन कार्य किया। वहाँ के उत्तर कुष्ठ पुस्तकालय में उसने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। उसने एक वाद्य बजाना भी सीखा और 300 से भी अधिक गीत गाने सीखे। मेरे दोस्त, इतना अध्ययन करके और संगीत का आनंद लेकर तुमने बहुत समझदारी का काम किया है, साधु ने कहा। ऐसा करना कितना शांतिदायक होता है। अवश्य, कन्फ्यूशियस ने कहा। नया संगीत सीखना शुरू में मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एक बार सीख लेने के बाद उससे मुझे बड़ी सुख शांति मिलती है। कुछ समय बाद कन्फ्यूशियस अपने शहर लू को वापस चल दिया। स्वाभाविक है कि उसके साथ साधु और उसके 2 सेवक भी वापस चलने लगे। तीनों व्यक्ति कई दिनों तक यात्रा करते रहे। अंत एक ऐसे शहर में पहुंचे जिससे कन्फ्यूशियस भली भांति परिचित था। वह शहर की बाहरी दीवार के पास आराम करने के लिए रुके। तभी कन्फ्यूशियस ने दीवार में एक बड़े छेद की ओर इशारा करके कहा, पिछली बार जब मैं इस शहर को आया था तो इसी छेद से होकर शहर के अंदर गया था। उस शहर के कई निवासी आसपास खड़े थे और यह बात सुनकर वे चौंके। उनमें से एक ने कहा, एक बार यांग हो नाम का एक दुष्ट व्यक्ति इस छेद से शहर में प्रवेश किया था। यह अजनबी उस यांग हो जैसा ही दिखाई देता है। दूसरा बोला। फिर उन लोगों ने जल्दी से जाकर पुलिस को खबर दी कि यांग हो नाम का दुष्ट अपराधी शहर की दीवार के समीप विश्राम कर रहा है और उसे गिरफ्तार करके उसके अपराधों की सजा दी जानी चाहिए। जब कन्फ्यूशियस विश्राम कर रहा था, पुलिस ने आकर उसे घेर लिया। जानते हो फिर क्या हुआ? पुलिस ने कन्फ्यूशियस को गिरफ्तार करके जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया। पहले तो कन्फ्यूशियस बहुत घबराया। वह बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि वह अकेला नहीं था। साधु उसके साथ था, जो कि हमेशा उससे सुख की बातें किया करता था, क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि कन्फ्यूशियस के अपने अच्छे विचारों का प्रतिरूप था। लेकिन फिर भी उसे जेल में बहुत ही बेचैनी हो रही थी। काश यांग हो ने यह सीखा होता कि उसे दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जो वह स्वयं के लिए नहीं चाहता। कन्फ्यूशियस ने कहा, यदि उसने ऐसा किया होता तो आज मैं जेल में ना होता। तुम यहाँ अधिक समय नहीं रहोगे, साधु ने बोला। बेशक, कन्फ्यूशियस के सेवक दौड़कर लू को गए और सब लोगों को बताया कि महान शिक्षक कन्फ्यूशियस जेल में थे। अनेक लोग जो कन्फ्यूशियस से परिचित थे शीघ्रता से जेल गए और गवाही दी कि कन्फ्यूशियस एक प्रतिनिष्ठ व्यक्ति है।
जिसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। फिर क्या था, पुलिस ने तुरंत ही कन्फ्यूशियस को आज़ाद कर दिया। तो इस घटना से तुमने क्या सीखा? वहाँ से घर की ओर चलने के बाद कन्फ्यूशियस ने अपने सेवकों से पूछा। एक नौजवान ने कहा, जब लोग समझ जाते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा है तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। कन्फ्यूशियस और उसके अनुयायी घर पहुंचने ही वाले थे कि उन्होंने शाही हरकारे को अपनी ओर आते देखा। कन्फ्यूशियस को प्रणाम करके हरकारे ने कहा, महाशय, लू के शासक ने आपको अपने महल में बुलाया है। कन्फ्यूशियस हरकारे के साथ महल जाने को तैयार हो गया। साधु भी बहुत उत्साहित था। उसे पता था कि लू का शासक पहले कन्फ्यूशियस की कक्षा में उसका छात्र हुआ करता था। मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि आखिर वह तुमसे क्यों मिलना चाहता है, साधु ने कहा। कन्फ्यूशियस और साधु को यह जल्दी ही पता चल गया। नौजवान शासक चाहता था कि कन्फ्यूशियस राज्य का शासन सुधारने में उसका मार्गदर्शन करे। मुझे ऐसा करने में बहुत प्रसन्नता होगी, कन्फ्यूशियस ने शासक से कहा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे विचारों का व्यवहारिक प्रयोग किया जाए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक लोगों की सहायता कर सकूं। और फिर लू का शासक कन्फ्यूशियस की सलाह के अनुसार ही कार्य करने लगा। वह सभी के साथ उचित और निष्कपट व्यवहार करता और सभी लोगों के साथ आदर से पेश आता। और जानते हो फिर क्या हुआ? क्योंकि उनका शासन अपनी प्रजा के साथ ईमानदारी और आदर से व्यवहार करता, लू की जनता भी एक दूसरे के प्रति अधिक ईमानदारी से पेश आने लगी। सौदागर अपने ग्राहकों को धोखा नहीं देते और मजदूर अपना काम मेहनत से करते। सड़कों और पुलों की देख रेख और मुरम्मत अच्छे से होती, जिससे लोग को यात्रा में सुख होता। अनाज की पैदावार बढ़ गई और जनता के पोषण में सुधार हुआ। सब एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते और इस कारण से प्रसन्न रहते। धीरे धीरे चोर डाकुओं को वहां से भगा दिया गया और लू एक बहुत अच्छा और सुरक्षित स्थान बन गया। अमीर गरीब बूढ़े नौजवान सभी को वहां के न्यायालयों में समुचित न्याय मिलता और बेईमानों को दंड मिलता। ऐसे नगर में रहने के ये लोग सुख अनुभव करते। और इस प्रकार 3 वर्ष तक लू में जनजीवन बहुत सुखपूर्वक चला। लेकिन अन्य स्थानों पर लोग सुखी नहीं थे। लू के पड़ोसी राज्य ची का राजा ना तो ईमानदार था और ना ही दयालु। वह किसानों पर अधिक कर लगाकर स्वयं को बहुत धनी बन गया था, लेकिन किसानों को बदले में कुछ नहीं देता था। सावधान रहना, उस शासक के मित्र उससे कहते। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगी। वह चाहते हैं कि तुम भी लू के शासक जैसा बनो। ची का शासक झुंझलाकर कहता, मेरे अपने आप को बदलने का कोई इरादा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि लू का शासक अपने तौर तरीके बदले, और वह बदल भी लेगा अगर कन्फ्यूशियस को वहाँ से हटा दिया जाए। सारी मुसीबत की जड़ वही है। और ची के शासक ने ऐसा करने के लिए एक उपाय भी सोच निकाला। उसने लू के शासक को 64 सुंदर नृत्यकाएं और 124 शानदार घोड़े उपहार में भेजे। यह मेरी ओर से एक भेंट है, उसने कहा, तुम्हारे प्रति मेरे आदर और सराहना से व्यक्त करने के लिए। निश्चय ही उसने ऐसा झूठ ही कहा था। उसका उद्देश्य था कि लू का शासक इन वस्तुओं के आनंद में मगन हो जाए और कन्फ्यूशियस की बातों पर ध्यान न दे। और उसकी यह कुटिल योजना सफल भी हो गई। लू का शासक अपने मनोरंजन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपनी जनता और कन्फ्यूशियस का कोई ध्यान न रहा। अब तुम क्या करोगे? साधु ने कन्फ्यूशियस से पूछा। शासक अब तुम्हारी एक नहीं सुनता, यहाँ तक कि वह तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। कन्फ्यूशियस ने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे इसका उत्तर पता था। मैं किसी को बलपूर्वक
तो बुद्धिमान नहीं बना सकता, उसने कहा, हमको यह राज्य छोड़ना होगा। चुपचाप कन्फ्यूशियस ने लू के महल से प्रस्थान कर दिया। जाते जाते वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसे आशा थी कि शायद शासक उसे पीछे से किसी हरकारे को भेजे, लेकिन कोई नहीं आया। लू का शासक ची के शासक के मिले शानदार तोहफों का आनंद लेने में व्यस्त था। उसे अपने सिवा किसी और की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं था। कन्फ्यूशियस ने आसपास के अन्य राज्यों के विषय में सोचा। शायद हमें वे ही चले जाना चाहिए, उसने कहा, या फिर शायद सुंग का शासक हमारा स्वागत करे। लेकिन जब कन्फ्यूशियस और उसके सेवक देहाती इलाकों में भटक रहे थे और यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि अब वह कहाँ जाएं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। यह तो ची के शासक की सेना है, साधु ने कहा। वह तुमसे बहुत समय से घृणा करता है, क्योंकि तुम्हारा मानना है कि एक राजा को सदाचारी और न्यायशील होना चाहिए, जो कि वह बिल्कुल नहीं है। उसे डर है कि तुम्हारे प्रभाव में आकर उसकी प्रजा उसके खिलाफ उठ ना खड़ी हो, और मुझे डर है कि शायद उसके सैनिक अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि ऐसा ही हो, कन्फ्यूशियस ने कहा। और फिर क्योंकि बरसात होने लगी थी, कन्फ्यूशियस ने एक विशाल वृक्ष के नीचे शरण ली और प्रतीक्षा करने लगा। उसके सेवक बहुत परेशान थे। उनमें से कुछ अपने शिक्षक के साथ रहना चाहते थे, जबकि अन्य वहां से भाग जाने में ही भलाई समझ रहे थे। अगर हम रुके तो मारे जाएंगे, वे बोले। एक सेना के सामने हम भला क्या कर सकते हैं? उन्हें परेशान देखकर कन्फ्यूशियस ने अपने 3 प्रिय शिक्षकों को अपने पास बुलाया। जब तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे शिक्षक के साथ शासकों जैसी शक्ति नहीं, उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं और जल्दी ही शायद उसे मार डाला जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह बुद्धिमान व्यक्ति है? पहले 2 शिष्य बड़े भयभीत थे। पता नहीं, उनमें से एक ने कहा। मैं कह नहीं सकता, दूसरा बोला। जानते हो तीसरे शिष्य ने क्या कहा? उसने बहुत आदरपूर्वक कन्फ्यूशियस की ओर देखा। आपका कार्य सत्य का मार्ग दिखाना है, वह बोला। आपका स्वयं से और दूसरों के प्रति सत्यनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। आपको वही करना चाहिए जो आपको सही प्रतीत होता है। यदि दूसरे लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते तो यह उनका ही दोष है। दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए आप सत्य को तो नहीं बदल सकते। ऐसा करने से आप स्वयं ही असंतुष्ट हो जाएंगे। कन्फ्यूशियस ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपना पाठ अच्छी तरह सीखा, बहुत अच्छी तरह। फिर बरसात होती रही और कन्फ्यूशियस पेड़ के नीचे बैठा सारंगी बजाता रहा और गाना गाता रहा। उसे मालूम था कि खतरा उसके सर पर मंडरा रहा था, लेकिन वह फिर भी प्रसन्नचित्त था। वह जानता था कि वह एक भला और ईमानदार व्यक्ति था। अगर वे सैनिक उसे मार भी दें तो भी वे इस सत्य को नहीं मिटा सकते। परंतु वे सैनिक कन्फ्यूशियस को मार नहीं पाए, क्योंकि उसके बहुत से शुभ चिंतक मित्र थे। कन्फ्यूशियस का एक अनुयायी दौड़कर ऐसे ही मित्र से सहायता मांगने गया। वह मित्र एक शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके पास भी अपने सैनिक थे। जब उसे पता चला कि शत्रु सेना कन्फ्यूशियस को मारना चाहती है, तो उसने अपने सेनानियों को बुलाया और उन्होंने इस महान शिक्षक की रक्षा के लिए भेजा। जब दुष्ट राजा की सेना ने इन सेनानियों को वहां आते देखा, वे भाग खड़े हुए। वे कन्फ्यूशियस को मारना तो चाहते थे, लेकिन बराबरी के युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोग समझते हैं कि कन्फ्यूशियस का व्यवहार सदा ही आदर्श होता था, या वह हमेशा ही विनम्र और निष्कपट रहता था। लेकिन कन्फ्यूशियस और साधु को पता था कि ऐसा नहीं था।
कन्फ्यूशियस भी हम सब की तरह ही था। कभी कभी वह भी गलतियां करता था। एक बार जब वह जंगल में एक झोंपड़ी में रहता था, एक व्यक्ति उससे मिलने आया जिसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं इस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, कन्फ्यूशियस ने कहा। असल में मुझे यह इतना नापसंद है कि मैं इसके साथ बिल्कुल बेरुखी से पेश आऊँगा। कन्फ्यूशियस ने अपने एक शिष्य से कहा कि वह उस आदमी को कह दे कि वह घर पर नहीं है। ऐसा करके वह अपनी झोंपड़ी में बैठकर जोर जोर से गाने बजाने लगा, जिससे उस आदमी को तो पता चल जाए कि वह घर पर ही है। तुमने झूठ बोला, साधु ने कहा, और उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। कन्फ्यूशियस जानता था कि यह सत्य है। वह इस विषय में जितना सोचता उतना उसका मन विचलित होता जाता। कोई बात नहीं, साधु ने कहा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं, बस अपनी गलतियों से सबक लेने की कोशिश करो। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, कन्फ्यूशियस का ज्ञान बढ़ता ही गया। उसने पढ़कर, देखकर और सुनकर बहुत कुछ सीखा। उसने अपनी गलतियों से भी सीखा। 14 वर्ष तक पूरे चीन में भ्रमण करने के बाद उसे फिर अपने राज्य लू में वापस बुलाया गया। एक बार फिर उसे राज दरबार में स्थान दिया गया और शासक उसकी सलाह पर अमल करने लगा। अब तक कन्फ्यूशियस स्वयं भी साधु जैसा ही दिखने लगा था, और अगर साधु अब भी उसे अंतर मन में कुछ फुसफुसाता था तो किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। असल में कन्फ्यूशियस अब स्वयं ही एक साधु बन चुका था। मैंने पुस्तकें पढ़कर बहुत कुछ सीखा है, कन्फ्यूशियस ने साधु से कहा। शायद अब मुझ में इतनी बुद्धिमत्ता आ गई है कि वह स्वयं भी एक पुस्तक लिखनी चाहिए मुझे स्वयं भी एक पुस्तक लिखनी चाहिए। मैं तुमसे सहमत हूँ, साधु ने कहा। अपनी पुस्तक का शीर्षक क्या रखोगे? शीर्षक होगा बसंत और पतझड़, कन्फ्यूशियस ने उत्तर दिया। यह लू राज्य के इतिहास की पुस्तक होगी। मैं इस पुस्तक में लिखूंगा कि पिछले 240 वर्षों में यहाँ क्या कुछ हुआ है। मैं बताऊंगा कि क्या उचित और विवेकपूर्ण था और क्या अनुचित और अविवेकपूर्ण था, जिससे कि लोग इस पुस्तक को पढ़कर सीख लें। लेकिन उसके ज्ञान का भंडार तो इतना विशाल है, कन्फ्यूशियस के सेवकों ने कहा। वह अकेला सब कुछ कैसे लिख पाएगा? हमें इस कार्य में उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार कन्फ्यूशियस के सेवक उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसके वचनों को लिख लेते। 2400 वर्ष पूर्व कन्फ्यूशियस के विषय में आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसके सेवकों द्वारा लिखी गई बातों से जानते हैं। एक बात जो उन्होंने लिखी वह यह थी कि जब कोई व्यक्ति स्वयं के प्रति निष्ठापूर्ण होता है तो उसमें आत्मसम्मान उदय होता है, और जब समाज के अधिकांश लोग ऐसा करते हैं तो एक बेहतर संसार का निर्माण होता है। कन्फ्यूशियस के समय की अपेक्षा चीन में बहुत से बदलाव आ गए हैं। आज वह एक आधुनिक युग है। कई मायनों में लोग भी अलग हैं, लेकिन कई प्रकार वे अब भी पहले जैसे हैं। वे अब भी कन्फ्यूशियस की बातें करते हैं, जबकि उसे गुजरे बहुत वर्ष बीत चुके हैं। शायद वे समझते हैं कि उसने जो कुछ कहा वह उचित था। क्या तुम्हें भी लगता है कि कन्फ्यूशियस सही था? क्या तुम्हें लगता है कि स्वयं से और दूसरों के प्रति ईमानदार बनकर हम अपने भीतर आत्मसम्मान जागृत कर सकते हैं और हम अच्छा महसूस कर सकते हैं? तुम्हारे जीवन में ईमानदारी का महत्व कितना है, इसका निर्णय केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। लेकिन तुम जो भी निर्णय करो, हमें आशा है कि उससे तुम स्वयं के प्रति अच्छा महसूस करोगे, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मित्र कन्फ्यूशियस ने किया। दोस्तों, कन्फ्यूशियस के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हम लोगों से वैसा ही व्यवहार करें, बर्ताव करें
जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अगर हम दूसरों को सुख देंगे, ईमानदारी से उनके साथ रहेंगे तो एक अच्छा संसार बनेगा। हमें अपने विचारों के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदारी रखनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस ईमानदारी को आप अपने जीवन में भी लेकर जाएंगे और एक अच्छे इंसान और समाज का निर्माण करेंगे। इस तरह और अच्छी जानकारियों और बायोग्राफिक्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। हम आपके लिए जीवन बदलने की बहुत सी अच्छी कहानियाँ और बायोग्राफिक्स लेकर आने वाले हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ चिंतक राजप्रीत सिंह।